नमस्कार साथियों, शारदा बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं विनोद सिसोदिया और आज हम अध्याय 3 के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। पहले भाग के अंतर्गत हमने परागण की परिभाषा और परागण कितने प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण, इनके बारे में चर्चा करी। इसके अलावा परागण की जो स्वपरागण और परपरागण की जो युक्तियाँ होती है उसके बारे में भी चर्चा करी। भाग 2 के अंतर्गत हमने परपरागण की युक्तियों का अध्ययन किया और उसकी विधियों का अध्ययन किया। इसके अलावा अनिषेचीयता क्या होती है उसके बारे में भी चर्चा करी। तो आज भाग 3 के अंतर्गत हम निषेचन के बारे में चर्चा करेंगे। निषेचन होता क्या है, तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं निषेचन। तो आज का टॉपिक है हमारा निषेचन, जिसे हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। निषेचन या फर्टिलाइजेशन। तो देखिए, नर युग्मकों तथा मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। परिभाषा में वापस दोहरान कर रहा हूं, नर युग्मकों तथा मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। संलयन का अर्थ होता है जुड़ना, अर्थात नर युग्मकों तथा मादा युग्मकों के जुड़ने की क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। इसको सरल रूप में हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे मनुष्य की बात करते हैं। मनुष्य के अंदर नर जो भाग होता है उसके अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है, इसी प्रकार मादा के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। तो हम ये कह सकते हैं शुक्राणु प्लस अंडाणु, इन दोनों की जो संलयन की क्रिया होती है तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। अर्थात मानव के अंदर शुक्राणुओं और अंडाणुओं के संलयन की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। तो जिस प्रकार जंतुओं के अंदर ये निषेचन की क्रिया होती है, ठीक उसी प्रकार से निषेचन की क्रिया पादपों में भी होती है। निषेचन की क्रिया पुष्पीय पादपों में किस प्रकार से होती है वो आपको अभी बता देते हैं। पादपों के अंदर निषेचन की क्रिया होती है वह पुष्पीय भाग के अंदर होती है, अर्थात पुष्प जो होता है वो पादप का लैंगिक भाग होता है। तो आइए हम पुष्प के बारे में बात कर लेते हैं। पुष्प जो होता है वह पादप का लैंगिक भाग होता है। पुष्प के जनरली 4 भाग होते हैं। हम जो हमारा पहला और दूसरा भी चैप्टर का जो वीडियो बना था उन दोनों के अंदर हमने अच्छी तरीके से बताया कि पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और जायक। इसमें से बाह्यदलपुंज और दलपुंज पुष्प के सहायक चक्र होते हैं, जबकि पुंकेसर और जायक, जिसको हम स्त्री केसर भी कहते हैं, वह पुष्प के अनिवार्य चक्र होते हैं। तो यहाँ पर हमें बाह्यदलपुंज और दलपुंज की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, हमें यहाँ पर पुंकेसर और जायक की चर्चा करनी है। हमें यहाँ पर पुंकेसर और जायक की चर्चा करनी है। पुंकेसर जो होता है वह पुष्प का नर भाग होता है, इसी प्रकार जायक जो होता है वह पुष्प का मादा भाग होता है। जायक को हम स्त्री केसर भी कहते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, पुष्प का जो नर भाग होता है वह पुंकेसर कहलाता है और पुष्प का जो मादा भाग होता है वह जायक कहलाता है। पुंकेसर के अंदर परागकोश या एंकर का निर्माण होता है और परागकोश के भीतर परागकण या पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। इन परागकणों को हम लघु बीजाणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु बीजाणु भी कहते हैं। अर्थात पुष्प का जो नर भाग होता है उसको हम पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के भीतर परागकोश पाया जाता है, परागकोश के भीतर परागकणों का या लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार हम यदि मादा भाग की बात करें तो पुष्प के मादा भाग को हम जायक या स्त्री केसर कहते हैं। मादा भाग के अंदर अंडाशय होता है और अंडाशय के भीतर जो बीजांड होता है उसके अंदर अंडक का निर्माण होता है, जिसको हम गुरु बीजाणु भी कहते हैं। अर्थात मादा भाग को हम जायक कहते हैं, जिसे हम स्त्री केसर भी कहते हैं। इसके भीतर अंडाशय स्थित होता है, तो अंडाशय के भीतर जो बीजांड होता है उसके भीतर अंडक या गुरु
बीजाणुओं का निर्माण होता है। अर्थात ये तो हो गया नर युग्मक और ये हो गया मादा युग्मक। परिभाषा अभी हमने पढ़ी थी, नर युग्मक प्लस मादा युग्मक, अर्थात नर तथा मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया को हमने क्या नाम दिया था? निषेचन नाम दिया था। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन की क्रिया, संलयन का अर्थ होता है जुड़ना। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को हमने क्या कहा था? निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहा था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नर युग्मक कौन हुआ? लघु बीजाणु या परागकण। ठीक है, नर युग्मक कौन हुआ? परागकण या लघु बीजाणु। और मादा युग्मक कौन हुआ? अंडक या गुरु बीजाणु। तो नर युग्मक तथा मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? नर युग्मक तथा मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इस प्रकार पूरी निषेचन की जो परिभाषा होती है वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम एक बात और कर लेते हैं नाल युग्म की। एक वर्ड आता है नाल युग्म की या साइकोगेमी। देखिए वैसे इसकी परिभाषा हम आगे और पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्टली मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो परागकण होते हैं वह एक नलिका या ट्यूब के द्वारा मादा के बीजांड भाग में प्रवेश करते हैं। एक नाल या नलिका के द्वारा जो परागकण होते हैं वो वर्तिकाग्र के द्वारा पराग नलिका से होते हुए एक नलिका से होते हुए उसके बीजांड तक पहुंचते हैं। अर्थात जो युग्मक होते हैं, नर युग्मक होते हैं, वह एक नलिका के द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नाल युग्मकी या साइकोगेमिक प्रकार का निषेचन हम इसको बोलते हैं। तो पुष्पों में नाल युग्मकी प्रकार का निषेचन पाया जाता है। ठीक है, जो पहला टॉपिक था निषेचन की परिभाषा, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब दूसरे टॉपिक की हम चर्चा करते हैं निषेचन के चरण। स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन। स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक चित्र बनाना चाहता हूं। आप उसको देखिए और समझिए। चित्र को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये पुष्प का भाग है। पुष्प के चारों भागों को यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे केवल दो भाग बना देते हैं। पहला भाग है आप जानते हो वह है पुंकेसर, ठीक है, और जो दूसरा भाग है वह है आपके स्त्री केसर, जिसको हमने क्या नाम दिया है? दूसरा नाम क्या दिया है? जायाद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुष्प के पुंकेसर की। देखिए पुष्प का जो पुंकेसर भाग होता है उस पुंकेसर के तीन भाग होते हैं। परागकोश, पूतंतु। पूतंतु इसका सबसे लंबा भाग होता है। परागकोश और पूतंतु को जो जोड़ने वाली जो संरचना होती है वो संयोजी उत्तक की बनी होती है, इसलिए हम इसको योजी उत्तक कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। ये पुंकेसर के तीन भाग हो गए। स्त्रीकेसर की बात कर लेते हैं। स्त्रीकेसर के तीन भाग होते हैं। पहला होता है वर्तिकाग्र, दूसरा हो गया वर्तिका और तीसरा भाग हो गया अंडाशय। ठीक है, तो अब आपके सामने यहाँ पर जो मादा भाग का स्त्रीकेसर और जो नर भाग का पुंकेसर, उनके भागों की हमने यहाँ पे चर्चा कर ली है। अब ध्यान देखिए, जो पुष्प का जो पुंकेसर भाग होता है अर्थात ये वाला भाग, इसका जो शीर्ष भाग होता है उसको हम बोलते हैं परागकोश। और इस परागकोश के भीतर या छोटी छोटी संरचनाओं का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं
परागकण या पोलन ग्रेन, अर्थात उनके सभी परागकोश के अंदर या भीतर परागकणों का निर्माण होता है। जब इसका निर्माण हो जाता है तो कुछ समय पश्चात यहाँ पर या तो स्वपरागण की प्रक्रिया होगी या परपरागण की प्रक्रिया होगी। आपको स्वपरागण और परपरागण दोनों की विधियां समझाई जा चुकी है। तो परागकण जो होते हैं, पोलन ग्रेन जो होते हैं, वह अब या तो वही परागण के द्वारा या स्वपरागण के द्वारा क्या होंगे, यहाँ पर आकर स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, परागकण परागकोश से होते हुए यहाँ पर वर्तिकाग्र के ऊपर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो जब ये यहाँ पर स्थानांतरित हो जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं परागकण का अंकुरण। तो यहाँ पर पहुंचने के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, उसका अंकुरण हो जाता है। तो एक नंबर में यहाँ पर लिख देता हूं अंकुरण। तो परागकण वर्तिकाग्र में पहुंच गए हैं और पहुंचने के बाद यहाँ पर उसका क्या हो गया, यहाँ पर उसका अंकुरण हो गया। अब अंकुरण होने के बाद यहाँ पर इनको पोषक पदार्थ मिलते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर ये अपने उत्तकों के अंदर वृद्धि करती है, अर्थात आकार में वृद्धि करती है। तो अब ये अपने आकार में क्या करिए, पराग नलिका का निर्माण कर रही है। तो नंबर को आप क्या लिख सकते हो, वृद्धि। अभी मैं आपको अंकुरण और वृद्धि पूरा समझा दूंगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, अंकुरण हुआ, उसके पश्चात क्या हुआ, वृद्धि। वृद्धि किसकी, पराग नलिका की वृद्धि। अंकुरण किसका, परागकण का अंकुरण। यहाँ पर मैं लिख देता हूं परागकण का अंकुरण और नंबर 2 है पराग नलिका की वृद्धि। अब देखिए पराग नलिका की वृद्धि होती है। अब यहाँ पर जो अंडाशय भाग है, इस अंडाशय के भीतर वाले भाग में बीजांड स्थित होता है। क्या स्थित होता है, बीजांड। अब ये जो पराग नलिका होती है वो वृद्धि करती हुई क्या करती है, इस बीजांड वाले भाग में प्रवेश करती है। तो इसको हम नंबर 3 लिख सकते हैं, बीजांड में प्रवेश। ठीक है, और बीजांड में प्रवेश करने के पश्चात यह भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। तो ये बाद में अंदर पहुंच जाती है। तो अंदर पहुंचने के बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर 4, भ्रूणकोश में प्रवेश। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने नंबरिंग करी है, उस नंबरिंग को मैं आपको वापस समझा देता हूँ। तो निषेचन के जो चरण की बात कर रहे थे, इन नंबरिंग से हम इन चरणों को समझ सकते हैं। पहला चरण है परागकण का अंकुरण एवं पराग नलिका का निर्माण। बेटा वापस समझिए और देखिए, इस पॉइंट याद करिए, परागकण का अंकुरण एवं पराग नलिका का निर्माण। देखिए इसके चारों स्टेप मैं आपको ऐसे ही याद करवा दूंगा। बस एक बार इसको सब मेरे साथ दोहरान करते रहिए और जो मैं समझा रहा हूँ वो सारे टॉपिक एक टॉपिक के अंदर नोट करते रहिए, ताकि ये टॉपिक आपको वीडियो न होने पर भी आप उसको देखकर समझ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए परागकण का अंकुरण एवं पराग नलिका का निर्माण। तो सबसे पहले आप इस चित्र में देखिए, इसमें जो पुष्प का जो नर भाग था पुंकेसर के भीतर किसका निर्माण हुआ, परागकोश का, और परागकोश के भीतर किसका निर्माण हुआ, परागकण का। अब ये परागकण क्या करते हैं, परागण की क्रिया के द्वारा। और आप जानते हो परागण 2 प्रकार के होते हैं, या तो स्वपरागण होगा या परपरागण होगा। तो परागण की क्रिया के द्वारा ये परागण अब कहां पर जाते हैं, कहां पर स्थानांतरित होते हैं, इस वर्तिकाग्र के ऊपर क्या हो जाते हैं, इस वर्तिकाग्र के ऊपर क्या हो जाते हैं, पर स्थानांतरण। परिभाषा हम पढ़ चुके हैं, परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो परागकण यहाँ से यहाँ तक पहुंचकर अपना स्थानांतरण कर लेते हैं। तो इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, यहाँ तक परागकण पहुंच जाता है और परागकण यहाँ पर पोषक पदार्थों को ग्रहण करता है और जिससे फलस्वरूप इसका अंकुरण हो जाता है। तत्पश्चात वह यहाँ पर क्या करता है, अपनी एक पराग नलिका का निर्माण करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पराग नलिका का निर्माण हो गया। नंबर 2 बात करते हैं, अब वापस चलो उसको डिटेल में बात कर लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर हम बात करें परागकण का अंकुरण एवं पराग नलिका का निर्माण। चलो दूसरा स्टेप देख लेते हैं तो हाथी। अब देखिए पराग नलिका का निर्माण होने के बाद पराग नलिका यहाँ पे क्या कर रही है, वृद्धि कर रही है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, पराग नलिका की वृद्धि।
तो पहला पॉइंट परागकण का अंकुरण, ये परागकण का क्या हो गया, अंकुरण हो गया। फिर क्या होगा, पराग नलिका का निर्माण हो गया। तो यहाँ पर नलिका बनी क्या है, पराग नलिका है। यहाँ पर पराग नलिका का भी निर्माण हो गया। अब दूसरा है पराग नलिका की वृद्धि। यहाँ पर पराग नलिका की भी क्या हो गई है, वृद्धि हो रही, अपने आकार में वृद्धि कर रही है। और एक बात और ध्यान रखना, जब पराग नलिका की वृद्धि होती है तो उस समय उसके साथ दो नर युग्मक और एक काई केंद्रक भी प्रवेश करता है। उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। नंबर 3 बात करते हैं यहाँ पर बीजांड में प्रवेश। तो जब पराग नलिका में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हो जाती है, वह और आगे वृद्धि करती है, उसके पश्चात क्या करती है, बीजांड में प्रवेश करती है। तो नंबर 3 क्या हो गया, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। आप देख सकते हैं अंडाशय के भीतर क्या होता है, बीजांड स्थित होता है, और इस बीजांड में क्या हो गया, पराग नलिका ने एंट्री कर ली, प्रवेश कर लिया। और चौथा पॉइंट क्या है, भ्रूणकोश प्रवेश। बीजांड में प्रवेश करने के बाद जो पराग नलिका होती है वो कहाँ चली जाती है, भ्रूणकोश में चली जाती है। तो चौथा पॉइंट हो गया आपके पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। तो आई थिंक मेरे हिसाब से चारों पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। मैंने पूरे अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। पहला भाग अंकुरण, दूसरा भाग वृद्धि, तीसरा बीजांड में प्रवेश, और चौथा भाग भ्रूणकोश में प्रवेश। तो चारों नाम आपको अच्छी तरीके से याद हो गए। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम वापस बात करते हैं नंबर 1, परागकण का अंकुरण एवं पराग नलिका का निर्माण। देखिए बेटा, वापस ध्यान से सुनिए और समझिए। परागकोश में किसका निर्माण होता है, परागकण का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये जो जायंत भाग है, स्त्री केसर भाग, इसका शीर्ष भाग कौन सा है, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र भाग, वर्तिकाग्र की जो सतह होती है वह थोड़ी सी रोमिल होती है, चिकनी होती है। चिकनी इसलिए होती है क्योंकि इसके ऊपर कुछ रेजिन, बोरोन, प्रोटीन, लिपिड और शर्करा के कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, इसलिए इसकी सतह क्या होती है, चिकनी होती है। तो जब कभी भी परागकण उड़ते हुए इसके ऊपर आके गिरते हैं तो परागकण क्या होंगे, वर्तिकाग्र की सतह पर चिपक जाएंगे। आगे बात समझ में, इसकी सतह के ऊपर शर्करा, रेजिन, बोरोन, प्रोटीन, लिपिड आदि के पदार्थ पाए जाते हैं, जिसके कारण इसकी सतह चिकनी हो जाती है और इस चिकनी सतह पर परागकण उड़ते हुए आते हैं और इसके ऊपर चिपक जाते हैं। तो अब परागकण इसके ऊपर चिपक गए, तो चिपकने के बाद यहाँ पर परागकण क्या करेंगे, पोषक पदार्थों को ग्रहण करेंगे और पोषक पदार्थों को ग्रहण करने के बाद क्या हो जाएगा, परागकण का अंकुरण। वही बात परागकण का अंकुरण जो हम पहले समझा चुके हैं। तो आई थिंक अब आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि परागकण का अंकुरण होता क्या है। तो परागकण इसको यहाँ पर ग्रहण कर लेते हैं, तो यहाँ पर परागकण का क्या हो जाता है, अंकुरण हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो परागकण का अंकुरण आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए, अब देखिए परागकण का अंकुरण हो गया। अब परागकण का अंकुरण होने के बाद अब यहाँ पर क्या, किसका निर्माण होता है, सही समझ रहे हैं आप, क्या, कौन सा, पराग नलिका का निर्माण। हाँ, अब परागकण के अंकुरण के पश्चात यहाँ पर पराग नलिका का निर्माण होता है और पराग नलिका इसके भीतर की ओर प्रवेश करने लग जाती है। तो पराग नलिका का भी निर्माण इसके भीतर हो जाता है। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात आ रही है, एक आता है अंकुरण का काल। एग्जाम में सवाल आ जाए कि अंकुरण का काल क्या होता है, तो क्या लिखेंगे, तो इसका आंसर ये होगा कि परागकोश के भीतर परागकण की विधि के द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचना, वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद यहाँ पर स्थित पोषक पदार्थ शर्करा, बोरोन, लिपिड, प्रोटीन आदि के द्वारा उसका अंकुरण होना और अंकुरण होने के बाद उसका बाद में क्या होना,
परागनलिका का निर्माण होना। तो परागकणों के परागण के द्वारा और अंत में परागनलिका के निर्माण की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंकुरण का कार्य कहलाती है। तो परिभाषा समझ में आ गई क्या होगी? परागकण के वर्तिकाग्र पर पहुंचने एवं अंकुरण करने, अब मैं यहाँ पे अंकुरण ये नहीं लिख रहा हूं कि पोषक पदार्थों को ग्रहण कर रहा है, ठीक है? अंकुरण करने एवं परागनलिका के निर्माण तक, या इंपोर्टेंट है तक की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कि प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंकुरण का काल कहते हैं। आप इस परिभाषा को नोट कर लीजिए तब तक। अब एक चीज और है, परागकण की संरचना को एक बार वापस देख लीजिए। ये देखिए आपके सामने एक परागकण की संरचना बनी हुई है। बाहर का जो भाग है उसको हम एक्साइन या बाह्य छोल कहते हैं। भीतर की जो परत पाई जाती है उसको हम एंटाइन या अंतः छोल कहते हैं। अब इसमें कुछ स्थान पर, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? जनन छिद्र बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? जनन छिद्र। तो जिन स्थानों पर स्पोरोपोलिन का जमाव नहीं पाया जाता है उन स्थानों को हम क्या कहते हैं? जनन छिद्र। तो इस जनन छिद्र के द्वारा जब ये परागकण यहाँ पे पहुंचा और पहुंचने के बाद यहाँ से इस अंदर वाले भाग जो अंतःचोल, इस अंतःचोल के द्वारा क्या होता है? परागनलिका का निर्माण होता है। तो इस भाग से क्या होता है? परागनलिका का निर्माण होता है। अर्थात अब ये जो चित्र दिखाई दे रहा है वह है परागकण का अंकुरण। अर्थात अंकुरित परागकण किस प्रकार का होता है? वह इस प्रकार का होता है। इस प्रक्रिया के अंदर क्या होता है? दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। ये दोनों क्या है? नर युग्मक। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे नर युग्मकों की संख्या कितनी है? 2। और ये अगुणित होते हैं जिसको हम n के द्वारा इंगित करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक काइट केंद्र प्रवेश करता है। कौन प्रवेश करता है? काइट केंद्र। काइट केंद्र इस नर युग्मक के लिए मार्ग बनाता है। इसके अलावा इन दोनों नर युग्मकों को परागनलिका में प्रवेश के समय क्या करता है? ये भी इनको पोषण देने का काम करता है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए परागनलिका जब इसके अंदर प्रवेश करती है तो जनरली जो क्या होता है, जनरली एक परागकोश के अंदर एक ही परागनलिका का निर्माण होता है। उसको हम बोलते हैं मोनोसाइगोनस। ठीक है, आगे बात समझ में? इसमें केवल एक ही परागनलिका का निर्माण हुआ। लेकिन कुछ पादप ऐसे हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं मालवेसी कुल। उदाहरण बताइए मालवेसी कुल के 2-3। गुड़हल, भिंडी, कपास। इसके अलावा कुकुरबिटेसी कुल, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? जिसको हम ककड़ी कुल कहते हैं। तो मालवेसी कुल के सदस्य और कुकुरबिटेसी
से होगा वही एक आगे जाके निर्माण करेगी। बाकी क्रियाशील होती है लेकिन उतनी अधिक क्रियाशील नहीं होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको अपन मोनोसाइटोसिस कहते हैं और इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसाइटोसिस, या इसको हम एक नलिकीय, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बहुनलिकीय बोलते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है। अब देखिए इस चित्र में, देखिए इसमें परागनलिका की लंबाई कितनी है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक। तो जनरली पेड़ पौधों पुष्प के अंदर जो परागनलिका की बनती है उसकी जो लंबाई होती है वह कुछ ही मिलीमीटर होती है, ज्यादा नहीं होती है, कुछ ही मिलीमीटर होती है। लेकिन कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके अंदर उसकी लंबाई कितनी हो जाती है, 450 मिलीमीटर। मैं आपके सामने उदाहरण दूंगा एक मक्का का। मक्का के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मक्का एक उभयलिंगाश्रयी पादप होता है। अर्थात हम पहले भी बात कर चुके हैं परागन के अंदर, मक्का एक उभयलिंगाश्रयी पादप होता है जिसके अंदर पादप तो द्विलिंगी होता है लेकिन उसमें पाए जाने वाले जो पुष्प होते हैं वह एक लिंगी होता है। पादप द्विलिंगी लेकिन उसमें जो पुष्प होते हैं वह एक लिंगी होते हैं। अर्थात एक ही पादप के अंदर दो अलग अलग पुष्प पाए जाते हैं। अर्थात ऊपर जो शीर्ष स्थिति में पाया जाता है वो है होता है नर पुष्प। तो मक्का के अंदर जो नर पुष्प होता है, जो नर पुष्प होता है वह शीर्ष स्थिति या ऊपर की ओर पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार जो मादा पुष्प होता है, मादा पुष्प होता है वह नीचे की ओर स्थित होता है। अर्थात जब नर के परागकण नीचे की ओर गिरते हैं तो नीचे इससे मादा पुष्प पर गिरते हैं तो वो उनको ग्रहण कर लेते हैं। तो अब इसमें देखिए कि आपने जनरली जो मक्का का जो भुट्टा देखा ही होगा जिसको अपन लोग कई बार खाते हैं, जो भुट्टा होता है वह वास्तविक पुष्प का, मक्का का क्या होता है, मादा पुष्प होता है। उस पर जो सफेद जो हरे रंग के जो पुष्प पत्र दिखाई देते हैं वास्तव में वह प्रेत या सहपत्र होते हैं। और उन सहपत्रों के नीचे भीतर की ओर कुछ डोरी के समान कुछ लंबी रस्सियां टाइप की या डोरी समान संरचनाएं पाई जाती है। वास्तव में वह क्या होती है, वास्तव में ये पुष्प का जो वर्तिका वाला जो भाग होता है ना, वास्तव में यह वर्तिका वाला भाग होता है। तो जिस पुष्प की वर्तिका जितनी अधिक लंबी होगी उस पुष्प के अंदर जो परागनलिका बनेगी उसकी लंबाई भी उतनी अधिक होगी। तो मक्के के अंदर 450 मिलीमीटर तक की लंबाई हो सकती है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।